चलो नालायक बच्चों, फिर से शुरू कर रहा हूं। बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट आपके सिलेबस में अगर पूछा जाएगा तो कितनी चीजें पूछी जाएंगी? 4 चीजें। मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और डायमेंशन। हम फीचर को किस नाम से जानते हैं? और कैरेक्टरिस्टिक के नाम से। और डायमेंशंस को कंपोनेंट और एलिमेंट। अच्छा, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसका क्या समझ ले? मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट में डिवाइडेड है। अब पहला पार्ट क्या था? इट इज द सम टोटल ऑफ। किसका टोटल है? तो ये 3 चीजों का टोटल है। ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। तो मतलब ये इन 3 चीजों का टोटल है। दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में नहीं है? बिजनेस एंटरप्राइजेस। बीई स्टैंड फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस। लेकिन अगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो क्या मुझे वो दिक्कत करता है? तो लिखा हुआ बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। आपको सबको इसकी डेफिनेशन याद हो गई? बहुत बढ़िया। तो चलो जी, ये याद हो गया पक्का। एक बार फिर भी मैं चाहता हूं कि गुनगुना लो आंख बंद करके। मैं खड़ा हूं, आप गुनगुनाओ आंख बंद करके। मुझे आप सबकी आंखें बंद चाहिए, गुनगुनाना है, गुनगुनाना है। गुनगुना लिया? चलो बहुत बढ़िया। अगर गुनगुना लिया तो आ जाओ सर, नेक्स्ट पे आते हैं सर। फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक। अब आप एक चीज ऐसे देखो, देखो इधर आओ। अब यहाँ ना मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस निकाले। इन 3 क्वेश्चंस में से आप आइडेंटिफाई करना कि कौन सा क्वेश्चंस आपसे फीचर पूछ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट के। इन तीनों में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे कह रहा है कि आप मुझे फीचर्स बताओ? डायरेक्टली तो पूछता नहीं, वो घुमा फिरा के पूछेगा। तो बताना कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड या क्वेश्चन नंबर थर्ड? एक बच्चे कह रहे सेकंड वाला, पक्का? नहीं सर, थर्ड वाला। नहीं नहीं, फर्स्ट वाला। आओ सर, देखते हैं एक बार, आके देखते हैं सर। पहले फीचर दिखा दो ना सर आप। आओ, मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ क्या है फीचर्स है या फिर कैरेक्टरिस्टिक। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक। अब देखना सर, कितने पहले पॉइंटर्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं। अब आपके एग्जाम में जो बिजनेस स्टडीज का सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा वो कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। तो इसका मतलब वहां पे मुझे कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे? इनमें से कोई 5 लिखने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको प्रेजेंटेशन कैसे सिखाता हूँ कि आपको एग्जाम में जाके लिखना है दीज आर द फॉलोइंग फीचर्स। आप वहां पे 7 लिखोगे और उसके बाद नीचे एक्सप्लेन कितने करोगे? ओनली 5। क्या लिख के? 5 आउट ऑफ 7 हैज बीन एक्सप्लेन्ड बिलो। तो चलो सर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले पहला क्या? टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो मेरा हमेशा से मोटिव रहा है कि पहले मैं आपको हेडिंग लर्न करा दूं, ठीक है? अच्छा, अब इसकी हेडिंग याद कैसे होगी? सर आप ना एक चीज याद करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ TRU। क्या हुआ ये? ट्रू DISC। क्या बना ये? ट्रू डिस्क। ठीक है, अब देखो सर, सबसे पहले टी क्या है? टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। R रिलेटिविटी। U अनसर्टेन। D डायनेमिक नेचर। I इंटर रिलेटेडनेस। S स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। C कॉम्प्लेक्सिटी। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप बस मुझे हेडिंग याद करके दो। कंटेंट याद कराने का काम मेरा। दिया 1 मिनट, जल्दी करो। चलो सर, बहुत अच्छा लगा कि आप सबने मुझे इसकी हेडिंग सुना दी, ठीक है? अच्छा, अभी देखो मेरा इस वीडियो में पर्पस क्या है या फिर आज की क्लास का पर्पस क्या है कि मैं आपको हेडिंग कराने के बाद आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊं। आप बहुत ध्यान से सुनो, आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अंदर के कंटेंट को एज इट इज याद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर समझ लेगा तो एग्जाम में जाके वो बना जरूर सकता है। वैसे मैंने आपको ये बुकलेट दे रखी होगी जिसमें मैंने डिटेल्स भी लिखा हुआ है ना? अगर आपके पास नहीं है तो मेरे से मांग लेना। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, टोटालिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो जी, इसका पहला फीचर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको जो इंपैक्ट करता है ना, वो सिंगल नहीं करता। वो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे ना, जैसे कि इंडिविजुअल हो गया या कोई इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर कोई और भी फोर्सेस, सब आपस में मिलके और फिर आपको टोटल में इंपैक्ट करते हैं। मतलब आपके बिजनेस को अगर आप ठीक से इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं करोगे और आप सोचोगे एक फैक्टर छोड़ दिया कोई बात नहीं, वैसे बहुत सारे फैक्टर मिलके आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। तो पहला फीचर है कि आपको ये पहले से एडवांस में बता देता है। दूसरा, रिलेटिविटी। पहला वाला समझ में आया? अब दूसरा देखो सर, रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी यहाँ पे किस सेंस में आया? ये आया कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, विलेज टू विलेज। देखो हर कंट्री अपने आप में अलग अलग होती है। जैसे इंडिया में जब मैगडी खुला था तो मैगडी ने कभी भी कोशिश भी नहीं करी कि वो इंडिया में हैम बर्गर बेचे। वो नॉर्मल बर्गर बेचता है, चिकन बर्गर बेच देता है, एग बर्गर बेच देता है, आलू टिक्की बेच देता है, लेकिन इंडिया में कभी हैम बर्गर नहीं बेचता। क्यों? क्योंकि वो
कंट्री स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पे नहीं बिकेगा। तो इसका मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट इंपैक्ट कर सकता था उसका इंडिया में अगर वो यहाँ पे हैमबर्गर बेचता। तो इसका मतलब रिलेटिविटी कहती है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जरूरी नहीं है कि एक कंट्री में जैसा इंपैक्ट करती है दूसरी कंट्री में भी वैसा इंपैक्ट करे। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हुआ, यहाँ पे कीवर्ड हुआ कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक, रीजन टू रीजन स्पेसिफिक। बोलो दो बातें समझ में आई। अब देखो तीसरी बात, अनसर्टेन। ये बिजनेस इन्वायरमेंट इतना अनसर्टेन है कि आप इसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। आप कोशिश कर सकते हो कि ऐसा होगा, लेकिन 100% वैसा ही हो जाए ये बिल्कुल लक की बात है। 100% प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट टोटलिटी में अनसर्टेन है। डन। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट, डायनामिक नेचर। अब देखो डायनामिक वर्ड आपके पूरे पूरे बिजनेस स्टडीज में कई जगह यूज हुआ है, तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। डायनामिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और हमें पता है कि हमारा बिजनेस बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों से, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी प्रेशर है, जहाँ पे कस्टमर का भी एक स्पेसिफिक टेस्ट है, जहाँ पे वेदर भी है। तो इसका मतलब आप अगर अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को डायनामिक नेचर का नहीं रखोगे, डायनामिक नेचर का मतलब जैसे 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 सोसाइटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चेंज हो रही है, आपको भी अपना बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। ये उसका अगला फीचर हो गया। नेक्स्ट आया इंटर रिलेटेडनेस। अब वर्ड ध्यान से, इंटर रिलेटेडनेस, यहाँ पे इंट्रा भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने वर्ड लिखा है इंटर, और ये रिलेटेडनेस का मतलब वर्ड रिलेट करने के लिए। तो इसका मतलब ये कह रहा है इंटर रिलेट करते हैं, मतलब इसका एक फीचर दूसरे फीचर से, इसका एक थ्रेट दूसरे थ्रेट से, इसका एक अपॉर्चुनिटी दूसरी अपॉर्चुनिटी से आपस में इंटर रिलेट करते हैं। मतलब अगर एक को आपने नहीं पकड़ा तो वो दूसरा खराब कर देगा, दूसरा नहीं पकड़ा तो वो तीसरा खराब कर देगा। मतलब आपको यहाँ पे ध्यान देना है एक छोटी सी छोटी चीजों पे, नहीं तो वो आपका पूरा सिस्टम खराब करेगा। आया स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब इसको ध्यान से सुनना। एक स्पेसिफिक क्या होता है, देखो जी मेरा कस्टमर बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि अगर मैं कोचिंग चला रहा हूँ तो 11th क्लास का बच्चा, 12th क्लास का बच्चा, सीए फाउंडेशन का बच्चा, सीयूटी का बच्चा या फिर इंटर का बच्चा, ये सब मेरे लिए हुए स्पेसिफिक फोर्सेस। कि अगर मैंने 11th क्लास के बच्चे से कुछ बोला या कुछ गलत बोल दिया तो वो पूरी कम्युनिटी खराब कर देगा। तो ये मेरे लिए हो गए स्पेसिफिक फोर्सेस। लेकिन क्या गवर्नमेंट मेरे लिए कोई फोर्स रखती है क्या? क्या कंट्री मेरे लिए कोई फोर्स रखती है क्या? क्या वेदर? ये सब जनरल है। मतलब जैसे मान लेते मैं कोचिंग हूँ और जो मेरा दोस्त है वो सीए की प्रैक्टिस का काम करता है, हम दोनों के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी तो सेम रहेगी, लेकिन मेरा कस्टमर बेस अलग है, उसका कस्टमर बेस अलग है। तो जो मेरा कस्टमर है वो मेरे लिए स्पेसिफिक हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर, कॉम्पिटिटर, यहाँ पे वो सब चीज़ें आएंगी। लेकिन जनरल फोर्सेस में क्या आएगी, गवर्नमेंट, वेदर, पॉलिसी, ये सब चीज़ें आएंगी। लास्ट बेटा कॉम्प्लेक्सिटी। मैं आपको कितनी आसानी से बताता चला जा रहा हूँ कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट के ये फीचर है, कितनी आसानी से बताता चला जा रहा हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है बिजनेस एनवायरनमेंट इज टू मच कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड इवन मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट। तो जितना समझना मुश्किल है उससे ज्यादा कहीं मुश्किल इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने जितनी भी बातें बताई एक बार फिर से उसको दोहराओ कि क्या वो आपको समझ में आ गई, और अगर नहीं समझ में आई है तो मैं पॉज कर रहा हूं, मुझसे दोबारा पूछना। चलो अभी आते हैं सर, आपने फीचर्स भी कर लिया, अभी देखते हैं सर इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस में कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, सर 6 पॉइंट है। इसको कैसे याद करें सर, इसको आपको ऐसे याद करना है, आपको याद करना है ओटीपी। ओटीपी इज CIT, तो यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट निकले। ओटीपी इज CIT। देखो आपने मीनिंग याद कर लिया, डेफिनेशन आपको याद है कि 4 बुलेट्स में याद करना है, आपने फीचर्स याद कर लिया, ट्रू डिस्क। अब ऐसे ही सर आपको इंपॉर्टेंस याद करना है, ऐसे OTP इज CIT। लेकिन अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे, आपकी जो NCERT में ये जो इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं ना, इसकी 6 हेडिंग्स तो है, लेकिन हेडिंग्स जो मैंने ऐसे बनाई है ना, ऐसे हेडिंग्स नहीं है। और आपको पता है कि आपकी जो कॉपी चेक होगी वो NCERT से ही सजेस्टेड बनेगा, उससे चेक होगी। और कई बार चेक करने वाला इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, मैं वैसे बोल रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज मत लेना, कि मतलब डोमेन का टीचर नहीं होता, किसी और डोमेन का होगा, तो उसको ना ये पता नहीं होगा कि इसका आंसर ये भी सही हो सकता है। वो कहेगा जी NCERT में ऐसे लिखा था, आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, तो हम क्यों रिस्क लें। अब करना क्या, आपको इन सब से पहले एक वर्ड लगाना है, इट्स हेल्प। अब यहाँ पे क्या लगेगा, इट्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग। अब यहाँ पे वर्ड आया ना अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे क्या लगाना, इट्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग।
तो इन सबसे पहले आपको इट हेल्प लगाना है, इन सबसे पहले इट हेल्प। चलो सर पहला शुरू करते हैं। पहला क्या है? ओटीपी का ओ क्या है? अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मुझे पहला याद हुआ, इंपॉर्टेंस क्या है? अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। चलो अगला सर, ओ का टी, टी क्या सर? थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर ठीक से देखो तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही होती है और थ्रेट आपके लिए वार्निंग सिग्नल ही होता है। चलो खैर, मुझे ओ और टी याद हो गया। अब देखते हैं सर पी क्या है? प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मुझे ओ टी पी याद हो गया। सर सी क्या है? सर सी कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। सर मुझे ये भी याद हुआ। आई क्या है सर? इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। और टी क्या है सर? टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो मुझे ये 6 के 6 याद हुए। आपको बस इससे पहले इट्स हेल्प इन लगाना। ठीक, चलो सर जल्दी से याद करके दो, 1 मिनट का टाइम दिया। चलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हेडिंग्स को बहुत अच्छे से याद कर रहे हो। अभी आपको मीनिंग याद हो गया, आपको फीचर और कैरेक्टरिस्टिक याद हो गया और आपको इंपॉर्टेंस की भी हेडिंग याद हो गई। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर। पता है आपके एनसीईआरटी के अंदर ना इन सब के लिए कोई ना कोई एग्जांपल्स भी लिखा हुआ है और यूजुअली अगर आप सेम एग्जांपल चिपका देते हो वहाँ पे अपने एग्जाम में तो आप समझो कि फुल मार्क्स मिलने की गारंटी हो जाएगी, क्योंकि टीचर्स को ऐसा लगने लगेगा अरे इसको तो एग्जाम्पल तक याद है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वाले सेक्शन में कि मैं आपको सेम एग्जाम्पल दूं और आप सुन लो और शायद आपके दिमाग में रह जाए। पहला सर अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो हर बिजनेस को कभी ना कभी कुछ ना कुछ टाइम पे वार्निंग्स अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाए, यही है सबसे बड़ा चैलेंज। और अगर आइडेंटिफाई कर लिया, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, आपको उसको इंप्लीमेंट भी करना और इंप्लीमेंट करके बनना है फर्स्ट मूवर। क्योंकि अगर आप उसके फर्स्ट मूवर बन गए तो सोचो आपसे कभी भी वो चीज नहीं जाने वाली। जब भी उस चीज के बारे में बात होगा तो बात होगी सबसे पहले किसने बनाया था। अब इसके एग्जांपल में वो लिखता है कि इंडिया के अंदर जो मारुति है ना, मारुति जो छोटी गाड़ियां बनाती है, जैसे मारुति सुजुकी जो बहुत सारी छोटी गाड़ी बनाती है, जैसे स्विफ्ट वगैरह हो गई, आज भी इंडिया में उसकी सबसे ज्यादा सेल है। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया था कि इंडिया में बड़ी गाड़ी नहीं, इंडिया में छोटी गाड़ियां चलेंगी, और उसने उस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया था, तो उसको मिल गया इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज और आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां उन्हीं की बिकती है। तो ये हो गया पहला। दूसरा, थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखो थ्रेट भी हम सबको टाइम टू टाइम पता चलता रहता है, लेकिन क्या उस थ्रेट को हमने वार्निंग सिग्नल की तरह लिया है? मतलब उस थ्रेट को आइडेंटिफाई करके हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब जब इंडिया ग्लोबलाइज हुआ था तो उस समय ग्लोबलाइजेशन के समय बहुत सारी विदेश की कंपनियां इंडिया एंटर कर रही थी, और इंडिया जब वो एंटर करेगी तो अपने साथ इंडिया में बनने वाले प्रोडक्ट का बहुत चीप और सब्स्टिट्यूट वर्जन लेके आ रही थी। तो अब इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि आप इस थ्रेट से या फिर इस अर्ली वार्निंग सिग्नल से अपने आप को कैसे कोप करते। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं किया तो धीरे धीरे वो इंडिया का सारा मार्केट शेयर खा जाएंगे। तो सर ये हुआ इसका दूसरा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस का। तीसरा सर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसकी जब आप लोग एनसीईआरटी का डिटेल पढ़ोगे या फिर जो मेरे नोट्स में भी पढ़ोगे, जो कि एनसीईआरटी से ही बनाया मैंने भी, तो वहां पे लिखा हुआ है प्लानिंग में कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मार्क माय वर्ड, डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ये वर्ड लिखे वहां पे। तो वहां पे कहता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, इसकी प्लानिंग आज होनी चाहिए। अगर आज प्लानिंग हुई है कि कल क्या करना है, इसका मतलब आप इस बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस को यूज कर रहे हो। और यहाँ पे बोला प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग के बाद उसके ऊपर पॉलिसी भी बनती है, तो आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे करनी है। डन? तो ये हो गई 3 चीजें। चौथा सर कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखो या तो आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया था, अप्लाई कर दिया था, अब आप बन गए फर्स्ट मूवर, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी और ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया और फर्स्ट मूवर बन गया, तो आपका काम है कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे लाके कॉपी करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉपी नहीं करोगे और उसके जैसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाओगे तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। इसके एग्जांपल में लिखना है, जब इंडिया में एंड्रॉइड या फिर पूरी दुनिया में जब एंड्रॉइड आ रहा था तो सब लोग धीरे धीरे एंड्रॉइड बनाने लगे थे। तो उस समय नोकिया को ये बात पता चल गई थी कि भाई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया सैमसंग ने, और सैमसंग बनाने लग गया है अब एंड्रॉइड में, तो नोकिया को भी उसको कॉपी कर लेना था और उसी चेंजेस के साथ अपने आप को चेंज कर लेना था। लेकिन नोकिया ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से वो मार्केट से अपना सारा शेयर लूज कर चुका है और अभी उसका मार्केट में सिर्फ 2% शेयर है, और शायद वो भी नहीं है, वो भी झूठ बोलता है। चलो सर लास्ट है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ये डिपेंड करता है या रिलेट करता है आपके पास्ट से, कि आपने अगर पास्ट में कुछ अच्छा किया है तो दिस इज टाइम कि आप उससे और अच्छा करो, या अगर आपने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं तो फ्यूचर में उसको दोहराना नहीं है। तो ये आ गया सर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। आपको यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को दोहराना है, अपने परफॉर्मेंस को बढ़िया करते चले जाना है। ठीक, चलो सर लास्ट टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यहाँ पे अब 2 चीजें, दोनों चीजों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब भी आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में कोई ना कोई आदमी होगा जो आपको इनपुट सप्लाई करेगा।
लेकिन अगर मैं कोई सप्लायर हूँ और आप मैन्युफैक्चरर हो, मतलब मानते हैं ऐसा कि आप ये पेन्स बनाते हो, लेकिन इस पेन्स के लिए रॉ मटेरियल मैं आपको सप्लाई करता हूँ, तो मैं हो गया सप्लायर। अब सवाल है कि मैंने आपको सप्लाई क्यों किया। देयर आर टू मोटिव। पहला मोटिव है कि मैं आपको जो सप्लाई कर रहा हूँ इसके रिटर्न में मुझे कुछ कंसिडरेशन चाहिए होगा, लेकिन फिर मैंने आपको ही क्यों सप्लाई किया, ये रिटर्न तो मैं किसी और से भी ले सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे मुझे आपके अंदर वो पोटेंशियल दिख रहा है, या फिर मैं किसी थ्रेट से आपके पास सप्लाई कर रहा हूँ कि मैं आपको देके कर्जे में दबा के या फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा करके आपकी चीज़ें खराब करने लगूंगा। तो पहला चीज़ कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिसोर्सेज आपके लिए यूजफुल है और कौन से नहीं है। आई मीन किन लोगों से आपको अपना रॉ मटेरियल लेना है, किन लोगों से नहीं लेना है। ठीक, तो सर आपको यहाँ पे ये भी आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये हो गई दूसरी चीज़ है। तो ये टोटल हो गए 6 पॉइंट्स, और अभी तक आपको मीनिंग, फीचर और इंपॉर्टेंस याद हो गए। अब एक बार 2 मिनट का ब्रेक लो और देखो क्या ये तीनों चीज़ें आपको याद है। मैं आ रहा हूँ आपके पास सुनने के लिए, जल्दी। चलो नालायक बच्चों, बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि आपको ये तीनों बहुत अच्छे से आता है। नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट बेटा, इसका नाम है डायमेंशंस, कंपोनेंट या फिर एलिमेंट। इसमें टोटल कितने पॉइंट है? 5। और आपको इसको याद कैसे करना है? सर आपको याद करना है SLEPT। क्या मतलब बना? स्लेप्ट। S स्टैंड फॉर सोशल इन्वायरमेंट, L स्टैंड फॉर लीगल इन्वायरमेंट, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब देखो मुझे इसमें आपको क्या बताना है, मुझे आपको इसमें ये बताना है इसमें से आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आया तो 100% है कि आपको आएगा एग्जाम में एमसीक्यू। और एमसीक्यू ना इसमें से ज्यादातर आते हैं, मतलब 70% चांसेस हैं कि वो इस वाले ब्लॉक से आपसे एमसीक्यू पूछेगा। तो अगले 2-3 मिनट मुझे ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको ये सब बताऊंगा। उसके बाद मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूंगा, पूछूंगा, आप उसके आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो सबसे पहला है सर सोशल इन्वायरमेंट। सबसे पहला आया सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि सर देखो क्या है, आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना ये डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी पे। आपकी सोसाइटी का मतलब आपकी सोसाइटी में किस तरीके के कस्टम्स फॉलो होते हैं, नॉट कस्टम ड्यूटी, किस तरीके की वैल्यूज फॉलो होती है, किस तरीके का कल्चर फॉलो होता है, किस तरीके का ट्रेडिशन फॉलो होता है। मैंने जो चारों वर्ड बोले आपको चारों वर्ड ध्यान रखना है। ठीक है, अब सर सवाल आया कस्टम का, सवाल आया ट्रेडिशन का, सवाल आया फेस्टिवल का, सवाल आया इन सब तरीके की चीज़ों का। तो आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आपकी सोसाइटी में बहुत फेस्टिवल्स होते हैं या फिर आप एक कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंट्री हो, जैसे इंडिया, इंडिया में बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, तो ऑलमोस्ट देखो तो हर साल ही साल के हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल्स होता रहता है। तो अब हम यहाँ का बिजनेस इन्वायरमेंट डिसाइड करते समय उन बातों का ध्यान रखेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट को अगर इंडिया जैसी कंट्री में खोल रहे हैं या फिर अपना बिजनेस यहाँ पे खोल रहे हैं तो हमें सोसाइटी का बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल में आपको यहाँ पे बताया था ना कि मैकडी ने यहाँ पे हैमबर्गर लॉन्च ही कभी नहीं किया। और आप देखो तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का भी ट्रेंड नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स नहीं है। जैसे यूएस वगैरह में हर 10वीं दुकान कॉफ़ी की होती है, हर 10th, आप लोग कभी गए नहीं होंगे ना इसलिए आपको नहीं पता, ठीक है, हर 10th शॉप कॉफी शॉप होती है। लेकिन इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया में आपको चाय की दुकान जरूर दिख जाएगी, वैसे चाय भी हमारा नहीं है। आगे सर अगला लीगल इन्वायरमेंट। अब लीगल इन्वायरमेंट को ध्यान से सुनना, नहीं तो आप इकोनॉमिक्स में भी कंफ्यूज रहोगे और पॉलिटिकल में भी कंफ्यूज रहोगे। अब लीगल इन्वायरमेंट हर देश में वहाँ की लीगलिटी इस्टेब्लिश की जाती है। जैसे कि इंडिया में कौन सी चीज़ क्राइम है, कौन सा मेडिसिन लेना क्राइम है या फिर क्या करना क्राइम है, ये सब 3-4 लोग मिलके हमें बताते हैं। जैसे गवर्नमेंट लॉज बना के हमें बताती है, तो पहला आ गया गवर्नमेंट लॉज। दूसरा, कोर्ट अपने डिसीजंस में, कई बार कुछ केसेस चलते हैं कोर्ट वहां पे अपने डिसीजन देती है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ये वाली सजा मिलती है, आपको ऐसा करना चाहिए। तो वो डिसीजन बन जाता है लैंडमार्क डिसीजन, और आगे चल के कोई भी वैसे क्राइम्स करता है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है। या फिर लोकल अथॉरिटी ने कोई लॉ बना दिया है कि भाई इस एरिया में या फिर ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ नहीं जाना, इस तरीके की चीज़ें। या फिर कुछ ऐसे लॉज जो आपके लोकल पुलिस या फिर लोकल कम्युनिटी के लोग बना देते हैं। तो ये हो गया लीगल इन्वायरमेंट की। अब मान लिया ना कि सर जैसे आपने देखा इंडिया में जब कोई फेस्टिवल्स होता है तो बहुत सारी चीज़ें बेचना बंद कराना पड़ता है, स्लॉटर हाउस वगैरह सब बंद करा दिए जाते हैं। तो ये हुआ लीगल इन्वायरमेंट। तो आपको अपना बिजनेस इन्वायरमेंट या फिर बिजनेस सेटल करने से पहले उस कंट्री का लीगल इन्वायरमेंट चेक कर लेना है। डन, समझ में आया? यहाँ पे कौन कौन आया? गवर्नमेंट के लॉज, कोर्ट के डिसीजन, लोकल अथॉरिटी की बनाई हुई पॉलिसीज। तो सर ये समझ में आया। अब आप इसको इकोनॉमिक्स से मिक्स नहीं करोगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स बात करता है पैसों की। मतलब आपकी कंट्री का इंटरेस्ट रेट क्या होगा,
आपकी कंट्री का लोन का रेट क्या होगा, आपकी कंट्री में सेविंग और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से चलेगी, आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन किस रेट से चल रहा है। तो ये सब आ गया बेटा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। बोलो बात समझ में आई क्या? तो आप लीगल और इकोनॉमिक में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे। बिजनेस करने के लिए मुझे इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना है, फाइनेंस पे ध्यान देना है, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड हर एक चीज जो मॉनेटरी टर्म्स में आइडेंटिफाई हो रही है वो हो गया सर आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें, सारी चीजें नहीं कह रहा क्योंकि आप मैक्रो पढ़ के आए होंगे। अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो आपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में एक वर्ड सुना हुआ है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटेटिव का रिवर्स होता है। मतलब जैसे मोरल सुएशन या फिर प्रेशराइज करना या फिर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लगाना, वो भी यहीं पे आएगा, ध्यान रखा, क्योंकि वो भी फाइनेंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। ठीक, चलो सर अब नेक्स्ट पे आते हैं जहां पे मैंने बोला पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में ना 3 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात में वो आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करता है कि आपके देश में आपकी गवर्नमेंट का नेचर क्या है। आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो, मोनार्ची हो, सिंगल पार्टी कंट्री हो, वो आपको ये बताता है। फिर वो कहता है कि आपकी कंट्री में अगर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इलेक्शंस होते हैं और सरकारें बहुत अच्छे से चलती है तो इसका मतलब आपके यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है। और अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो बिजनेस इंटरप्राइजेस को बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है तो वो पर्टिकुलर टाइप के बिजनेसेस को सपोर्ट करती है कि आप ऐसा करो, या फिर जिसको सपोर्ट नहीं करती उसको इंडस्ट्री से निकाल देती है। तो इसका मतलब एक स्टेबिलिटी बनती रहेगी। लेकिन आप एनसीईआरटी में जाओगे तो वो तीसरी बात में कहता है कि अगर आपके यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वर्ड यूज करता है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, मतलब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती, बार बार चेंज होती है, तो मुझ जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट को, सॉरी बिजनेस एंटरप्राइजेस को उस कंट्री में बिजनेस करना बहुत मुश्किल होने लगता है, क्योंकि नई गवर्नमेंट नई पॉलिसीज लेके आती है और मुझे बार बार वो इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होने लगती है। बोलो बात समझ में आई क्या? चलो सर अब लास्ट जाते हैं सर, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। किस कंट्री में आपका बिजनेस है और उस कंट्री की टेक्नोलॉजी किस लेवल पे है, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट बनाएगा। जैसे कि यूएस जैसी कंट्री में आप देखो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस ज्यादा चलते हैं, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस ज्यादा चलते हैं। द रीजन इज हमारे यहाँ पे लेबर बहुत चीप रेट पे अवेलेबल है, और कहें तो स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नो स्किल्ड लेबर भी बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल जाती है। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आएगा तो ये डिपेंड करेगा कि मैं किस कंट्री में रह रहा हूँ। अगर टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से अपग्रेडेशन आ रहा है, बहुत तेजी से, और मैं एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्री हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मुझे उस चीज़ों को ग्रैब करना, नहीं तो चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। तो इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को रीड करते समय मुझे उस कंट्री के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक, चलो सर अभी मैंने क्या किया, बिजनेस एनवायरनमेंट की वो चारों चीजें जो आपके सिलेबस में थी मैंने इस पार्ट में आपको खत्म करा दिया। फिर से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं सारा आपसे पूछूंगा एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक, 2 मिनट का टाइम। चलो सर एक सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, ये सेक्शन कंप्लीट। अब मेरी बात सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा, वरना बात खराब हो जाएगी। आपका ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर ना 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये था पहला पार्ट जो मैंने आपको करा दिया। दिस इज द सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है इसका, डीमोनेटाइजेशन। ठीक, बहुत रेयरली एग्जाम में आया। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। फिर इसका एक थर्ड पार्ट है, फिर इसका एक थर्ड पार्ट है। हाँ मुझे भी लगा क्या हुआ। ठीक है, फिर इसका एक थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या, अरे मेरी तरफ देखो, थर्ड पार्ट में कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या है, और ये वाले क्वेश्चन के ऊपर इन्होंने एनसीईआरटी में 3 पार्ट में इसका एक्सप्लेनेशन दिया। पहला पार्ट कहता है कि इंडिया कैसा था, फिर कहता है कि इंडिया में कैसे कैसे चीजें इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी, कि मतलब 70% लोग एग्रीकल्चर करते थे। मेरी बात को ध्यान से सुन, नहीं तो खराब हो जाएगा क्वेश्चन। फिर इसके सोल्यूशन में आके बताते हैं, या फिर इंपैक्ट में ये लोग पुरानी बातें ना बता के 3 बातें बताते हैं। प्राइवेटाइजेशन, बोलो अगला, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा एक और सब्जेक्ट है, कौन सा है? इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो मुझे पता है कि आप उसका आंसर वहां से बहुत बढ़िया लिख दोगे। तो ये वाला सेक्शन आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है, वो नहीं पूछेगा।
क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है वैसे ही 3 नंबर से लेके 6 नंबर का है, तो वो वाला सेक्शन वो नहीं पूछेगा, लेकिन वो ये वाला सेक्शन पूछ सकता है, तो मैं आपको ये वाला सेक्शन करा रहा हूँ। वर्ड आया डिमोनेटाइजेशन। आपको पता है कि डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? पहला इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग करेंसी को, एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक करेंसी को प्रिवेल से, आई मीन मतलब जो चल रहा है उससे हटा देना, ठीक, इतना सा। लेकिन आपको मार्क्स कब मिलेगा? जब आप इसके अंदर कुछ डेटा लिखोगे। पहला डेटा अनाउंस्ड ऑन 8 नवंबर 2016, पहले ही याद कर लो, याद होगा। दूसरा 500 के और 1000 के नोट्स वर डीमोनेटाइज, ये दो करेंसी इंडिया से डीमोनेटाइज की गई थी इस डेट पे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कभी डीमोनेटाइजेशन हुआ नहीं, इससे पहले भी हुए थे, लेकिन उस समय 25 का पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 10 का पैसा, ये सब हटाए गए थे जब लोगों को पता भी नहीं चलता था, लेकिन ये बहुत मेजरली इंपैक्ट किया था, इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। तीसरा 86%, बहुत ध्यान से, कि अगर इंडिया में 100 रुपए है, उसमें से 500 1000 के नोट 86 रुपए काउंट कराते थे, और 86% सर्कुलेशन की मनी को आपने इनवैलिड कर दिया रातों रात। मतलब अगर मेरी पॉकेट में 100 रुपए है ना, तो उसमें से 86% रुपीज आउट हो चुका था। तो सर यहाँ पे ये वाला वर्ड बहुत अच्छे से याद करना, 86% सर्कुलेटेड मनी बिकम इनवैलिड। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्टिबिलिटी, मतलब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आप इतना पैसा ही कन्वर्ट करा सकते हो, या फिर अगर उससे ज्यादा कराओगे तो आपको उसके लिए देना पड़ेगा डिस्क्लोजर। अब सरकार का इसके पीछे मोटिव क्या था समझना। मान लेता हूँ मैं प्रसन्नजीत हूँ, मैंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैं 12 लाख रुपए साल का कमाता हूँ, तो महीने का 1 लाख, ठीक, मैं कमा रहा हूँ। लेकिन सडनली जब डिमोनेटाइजेशन होता है तो मैं बैंक में लेके पहुंच चुका हूँ 100 करोड़ रुपए, तो बैंक में से पूछेगा ना, प्रसन्नजीत तुम्हारी इनकम तो इतनी थी नहीं, इतना पैसा लाए कहाँ से? तो इसका बहुत 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 बड़ा इंपैक्ट कर रहा था कहाँ पे? करप्शन को कर्व करने के लिए, कि हम कंट्री से एक तो ब्लैक मनी आउट कर दे, फेक करेंसी आउट कर दे, और जितने भी करप्शन थे वो सब हटाएं। अब मुझे नहीं पता कि ये सब चीजें काम हुई या नहीं हुई, लेकिन आप ये 5 पॉइंट याद कर लो। पहला 8 नवंबर 2016, 500 और 1000 का नोट, 86%, रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्टिबिलिटी और कर्व करप्शन, बोले याद हुआ। दूसरा इसके फीचर्स क्या हैं डिमोनेटाइजेशन के? पहले आपको हेडिंग याद करनी है, हेडिंग याद कर लोगे, उसके बाद मैं आगे करा दूंगा। पहला टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। देखो देखो देखो, पता है सरकार क्या कह रही थी? सरकार कह रही थी कि भाई अगर तुम्हारे पास, सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रसन्नजीत तुम्हारे पास, तुम 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, साल का अगर 12 लाख होना चाहिए, तो 12 लाख से अगर ज्यादा है तो मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि मैं तुमको जेल डाल दूंगा। कहते नहीं, जेल नहीं डालेंगे, अगर आपके पास है तुम आके मुझे बता दो। मैंने बोला उससे क्या होगा? कहता उससे हम तुमसे टैक्स ले लेंगे। जहां नॉर्मल टैक्स 10%, 20%, 30% का होता था, क्योंकि तुमने पैसा छुपा लिया था, तुमसे हम 10% ज्यादा ले लेंगे, 40-45% ले लेंगे। बस टैक्स पर्पस के लिए भी ये चीज की गई थी। कुछ लोग पैसा कमा लेके जेब में रखते थे, टैक्स नहीं देते थे, तो इसलिए भी आया था पहला टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के लिए आया था, इसका पहला फीचर डिमोनेटाइजेशन का। ठीक, समझ में आया। दूसरा, टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। अब दूसरा बोला कि पहले तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए लाए, दूसरा अब आगे से क्योंकि मैं सारा ब्लैक मनी कंट्री से हटा रहा हूं, आगे से फ्यूचर में अब कोई टैक्स इवेड नहीं कर पाएगा। वर्ड आ रहा टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स को छुपा लेना, यहाँ पे होता है चुरा लेना, यहाँ पे टैक्स को छुपा लेना। जो आपने छुपाया अब वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो हो गई दो बातें। तीसरा चैनलाइजिंग सेविंग, ये इसका तीसरा फीचर है बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। चैनलाइजिंग सेविंग का मतलब था अब जिसके पास भी 500 1000 के नोट थे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपैक्टफुल बात है ये, जिसके पास भी 500 1000 के नोट थे, इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना पैसा बैंक में नहीं रखते थे डर से कि बैंक बंद हो जाए। मतलब बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हुए, उनकी मानसिकता आज भी बहुत छोटी है कि पैसा बैंक में जाएगा तो डूब जाएगा। तो बहुत सारे लोग अपना पैसा अपने घर में ही रखते थे, नीम के पेड़ के नीचे रखते थे, गड्ढे में गाड़ के रखते थे, ऐसी ऐसी जगहों पे छुपा के रखते थे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने देखो कितना बढ़िया अप्रोच लगाया था डिमोनेटाइजेशन से पहले। डिमोनेटाइजेशन से 1 साल पहले गवर्नमेंट एक प्रपोजल लेके आई थी, जहां पे गवर्नमेंट ने बोला था जनधन योजना अकाउंट, जहां पे गवर्नमेंट ने एक साथ इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खोले थे। आप मोदी जी की बात को समझना, देखो मोदी जी कितनी बढ़िया प्लानिंग कर रहे थे। वो डिमोनेटाइजेशन लाने से पहले लेके आए थे जनधन योजना अकाउंट, जहां पे बहुत सारे लोग अकाउंट खोल दिए। अब अकाउंट खोलने के बाद वो ले आए डिमोनेटाइजेशन कि भैया अब नोट वैलिड नहीं है, तुम अपना पैसा कहाँ जमा करो? अपने अकाउंट में। तो सर चैनलाइजिंग सेविंग, सेविंग को उन्होंने क्या कर दिया? चैनलाइज कर दिया। चैनलाइज का मतलब अब उसको सिस्टम पे ले आए। लास्ट, लेस कैश एंड
कैश लाइट इकोनॉमी, हम एक ऐसी इकोनॉमी बनाना चाहते थे जिसपे जापान, रशिया, चाइना, यूएस चल रहा है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कैश बहुत कम हो गया है, सारे ट्रांजैक्शन डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था, गवर्नमेंट की नज़र में रहता था कि ये सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। बोलो सर, ये चारों फीचर्स याद हुए? अगर ये चारों फीचर्स याद हुए तो फिर से लास्ट में मैं वो चीजें लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आने के लिए, अगर एमसीक्यू में ये वाला सेक्शन नहीं आएगा, अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपके एग्जाम में एमसीक्यू में इसमें से आएगा, इम्पैक्ट डिमोनेटाइजेशन का किसके ऊपर क्या पड़ा। सबसे पहले देखो नीचे से, टैक्स कलेक्शन, आपके हिसाब से गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा, राइज हो गया। अगला, रियल एस्टेट, जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है आपके हिसाब से बढ़ी होगी कि घटी होगी? कम हो गई। क्यों? क्योंकि पहले इंडिया में या आज भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पार्ट दो में देना पड़ता है, मतलब एक आपको कैश पार्ट देना पड़ता है, एक आपको बैंक का पार्ट देना पड़ता है। अब क्योंकि आपके पास कैश तो बचा नहीं, सारा तो चला गया बैंक में, तो वो क्या हो जाएगा? रियल एस्टेट की वैल्यू डिक्लाइन करेगी। तीसरा, डिजिटलाइजेशन, बढ़ा होगा कि घटा होगा? बढ़ गया होगा, इंक्रीज हो गया डिजिटलाइजेशन और सारी ट्रांजेक्शन मोबाइल से होने लगी। अगला, पब्लिक सेक्टर वेल्थ, पब्लिक सेक्टर वेल्थ का मतलब है कि गवर्नमेंट के सेक्टर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा? नो इफेक्ट। रीजन, गवर्नमेंट तो हमेशा यही दिखाती है ना, नहीं सॉरी गलत बोल रहा मैं, गवर्नमेंट कभी चोरी करती ही नहीं है, तो गवर्नमेंट के स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो इम्पैक्ट, गवर्नमेंट तो साफ सुथरी धुली हुई सबसे बढ़िया आदमी है बेटा, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग चोर लोग, प्राइवेट वेल्थ, हम लोग चोर है ना, तो हमारे पे क्या हुआ होगा? डिक्लाइंड एज हाई डिनोमिनेटेड नोट्स नॉट रिटर्न्ड। मतलब अब मुझ जैसा हम जैसे चोर आदमी, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हम सब ना पैसा चुरा के बैठे हुए हैं, और क्योंकि अब तुमने 500,000 के नोट बैन कर दिए, मैं बैंक में पैसा लेके डर से नहीं जाऊंगा कहीं तुम मुझे पकड़ ना लो कि मैं तो चोरी करता था। तो इससे क्या हुआ? मेरी प्राइवेट वेल्थ कम हो गई। मतलब मेरे पास बैंक में 1 करोड़ रुपए थे, घर में 5 करोड़ रुपए थे। अब मुझे डर लग रहा था कि 5 करोड़ रुपए मैं बैंक के पास लेके जाऊंगा कन्वर्ट कराने के लिए, बैंक मुझे जेल में ना डाल दे। तो मैंने क्या किया? अपने 5 करोड़ पे मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया। आपने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे जहाँ पे गंगा में 500 के नोट बह रहे हैं, कहीं पे जले हुए पड़े थे, बेचारों के प्राइवेट वेल्थ कम हो गए। डन। लास्ट है, मनी या फिर इंटरेस्ट रेट पे क्या फर्क पड़ा होगा आपके हिसाब से? पहले अगर मैं 10% पे डिपॉजिट कराता था या 14% में मुझे होम लोन मिलता था, लेकिन डिमोनेटाइजेशन आने की वजह से क्या हुआ होगा सर? डिक्लाइंड हो गया कैश ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन होते नहीं और सबने क्या कर दिया? बैंक में पैसा जमा करना चालू कर दिया। और अगर बैंक के पास बहुत सारा पैसा डिपॉजिट में आएगा तो वो लोग इंटरेस्ट का रेट बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? कम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंड। ये मैंने लिखा नहीं था, मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता था। ये क्या हो जाएगा? डिक्लाइंड। तो ये ऐसा हुआ भी है, पहले होम लोन 14, 15, 16% पे आता था, अब होम लोन कितने पे आने लगा? 8 या 9% पे। आई होप आपको दोनों सेक्शन समझ में आ गए। अब आ जाते हैं सर लास्ट में, ये आपके लिए बोनस है। ये 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में इस बार आ सकते हैं, 3 नंबर का, 3 से 5 नंबर का, और सर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आ सकता है। तो आप एक बार इसको देख लो। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।